नमस्कार। एकदम तेजी से इक्वेशंस बदल रहे हैं। अभी आपने खबर पढ़ ली होगी कि किस तरह से एक इस्लामिक नेटो बनाने की दिशा में 3 सुन्नी देश आगे बढ़ रहे हैं। बढ़ क्या रहे हैं, बल्कि उन्होंने दस्तखत कर दिया है और तीनों ने एक रक्षा समझौता किया है कि इन तीनों के ऊपर अगर हमला होगा तो अगर तीनों में से किसी पर हमला होगा तो तीनों पे माना जाएगा। 3 देश कौन से हैं? टर्की है। वो टर्की मानने बुरा मानते हैं, वो कहते हैं टर्की से लोग पक्षी समझते हैं, तो इसलिए उन्होंने अपना नाम बदल के टर्की रख लिया, लेकिन हिंदी में तुर्की चलेगा। तुर्की है और पाकिस्तान है और सऊदी अरब है। अब ये तीनों मिलके किसका क्या बिगाड़ने वाले हैं, इन तीनों के मिलने से क्या होगा, इन तीनों की खासियतें क्या है, बहुत सारी चीज़ें इसको हम समझते हैं और ये भी समझेंगे कि जो मिडल ईस्ट में आज हो रहा है वो किस दिशा में संकेत दे रहा है। यानी खेल अमेरिका दूसरे तरीके से भी खेल रहा है। तो पहले समझौते में जो 3 पार्टनर हैं उनकी खासियत समझ लीजिए। पाकिस्तान के पास बहुत सारे हथियार हैं और परमाणु बम है। पाकिस्तान के पास एक और चीज़ है, वो चीज़ है वो ईरान के साथ उसकी सीमा मिली हुई है, यानी ईरान को घेरने में वो मदद कर सकता है। सऊदी अरब भी ईरान के मामले में बहुत सारी जगहों पर, लेकिन उसके पास इस डील में अगर देखें पैसा बहुत है, तो उसका पैसा इस डील में एक पावरफुल फैक्टर हो सकता है। पाकिस्तान के लिए एक आर्थिक मदद भी हो सकता है। पाकिस्तान को लेकर आमतौर पर गोदी मीडिया जो कहता है वो कहता होगा, लेकिन एक सही सच्चाई ये है कि पाकिस्तान आज भी आर्थिक रूप से स्थिर नहीं हो पाया है। जो स्थिति पाकिस्तान की है उसके पीछे एक बहुत बड़ा जो रोल है वो रोल है आपका विदेशी पैसे का। जब तक अफ़गानिस्तान में अस्थिरता रही, अमेरिका का पैसा, ब्रिटेन का पैसा, बहुत सारा पैसा इनके पास आया आईएसआई के पास। आईएसआई उनके एक दुनिया के सबसे महंगे एस्पियोनेज ऑपरेशन का हिस्सा थी, जिसमें CIA था, MI6 था, पाकिस्तान था, वगैरह वगैरह। बहुत पैसा आता था उनके पास। और जैसे ही अफ़गानिस्तान स्थिर हुआ, अमेरिका ने वहाँ से एग्ज़िट किया, पाकिस्तान में आर्थिक संकट आपने देखना शुरू कर दिया होगा। तो अब ये सऊदी अरब एक अलग फैक्टर है। तुर्की की खासियत यह है कि तुर्की ने अपनी एक पूरी हथियार इंडस्ट्री विकसित कर ली है। तो वो सोच रहा है कि अब हम इन दोनों को हथियार बेचने का हमको जुगाड़ हो गया। सऊदी अरब के पास पैसे हैं, वो खरीद सकता है, और पाकिस्तान जो है स्ट्रेटजिकली ईरान को घेरने में उनकी मदद कर सकता है। उसके पास परमाणु हथियार भी हैं। तो मतलब ये है कि अगर 3 में से किसी एक पे आपने हमला किया और तीनों जवाब देंगे, तो क्या पाकिस्तान का परमाणु प्रोटेक्शन मिल गया इन दोनों को, टर्की को और सऊदी अरब को? इस तरह के बहुत सारे सवाल हैं और इन सवालों का एक सीधा उत्तर भी है, और वो बहुत सारी चीज़ें इससे जुड़ी हुई हैं जिसको हम आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ, आप देख रहे हैं नॉकिंग न्यूज़ का यूट्यूब चैनल। खबर है सबसे पहले कि ईरान और ओमान जो समझौता करने जा रहे हैं और उसको लेकर एक ईरान की संसद में बिल पास हो रहा है। बिल कह रहा है कि सऊदी ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से इजराइल और अमेरिका के जहाज निकलने नहीं दिए जाएंगे। पहली चीज़, अब हमारे पास में एक और स्ट्रेट शामिल हो गया। हम खाली अब जो है एक जलडमरू मध्य की बात नहीं कर सकते हैं हार्मुज की। अब हमारे पास एक बावल मंदेब भी है, वो भी इस डिस्प्यूट का हिस्सा बन चुका है। आप पिछले 10 दिन से आप देख रहे हैं। और वो हमला इसलिए बन गया क्योंकि हूती ने वहाँ पर नाकेबंदी का ऐलान कर दिया है और ये कहा है कि सऊदी अरब के हम जहाज़ों को नहीं निकलने देंगे। इजराइल के जहाज़ों को पहले ही नहीं निकलने दे रहा था, अमेरिका वाले भी। यानी अमेरिका और इजराइल के लिए इस इलाके से तेल लेना और इनके पास कोई भी सामान पहुंचाना एक बड़ी भारी दिक्कत हो गई है इनको। मतलब समझिए देश निकाला कर दिया है। अब जब ये देश निकाला किया गया है, और इसके साथ में एक चीज़ और भी है कि हार्मुज को कंट्रोल करेंगे ईरान और ओमान। तो ये जो सिचुएशन है, ये सिचुएशन देखा जाए तो अमेरिका के लिए एक माथा चकरा देने वाली सिचुएशन है। और अब तो पुष्टि भी हो गई है। कल तक जो खंडन कर रहे थे कि इनके पास हथियार नहीं है, क्योंकि ट्रंप बहुत नाराज़ हैं और उन्होंने सफाई मांगी है भाई कि ये खबर लीक किसने की कि कि अमेरिका के पास अब हथियार नहीं बचे हैं। वॉशिंगटन पोस्ट में जो खबर छपी थी, और वो कह रहे एक्शन लिया जाएगा।
अब ये एक सीन आपके सामने है। इस सीन के बीच में एक खबर आती है कि यमन के 58 सैनिकों को मार दिया हूती ने, और सऊदी अरब के अंदर भी हमला किया है। वहाँ कई जगह आग लग गई है और कई लोग घायल हो गए हैं। 11 लोग सऊदी अरब में घायल हुए हैं। वो सऊदी अरब जिसके यहाँ पे अभी आज एक समझौता हुआ और साइन किया गया है कि जो भी दुश्मन होगा सऊदी अरब का, वो दोनों का दुश्मन माना जाएगा, मतलब टर्की और पाकिस्तान का। अब ऐसे में सऊदी अरब पे हमला हो रहा है। हमला कौन कर रहा है? हूती कर रहे हैं। हूती कौन? जो आधे यमन पे काबिज हैं, यमन की राजधानी को 2015 में कंट्रोल हासिल कर चुके हैं, उनके पास में, और उन्होंने बाकी यमन के ये सैनिक मारे हैं और सऊदी अरब पे हमला कर दिया है। अब हूती जो है वो ईरान के प्रॉक्सी माने जाते हैं। ये कहते हैं वेस्ट के लोग कि वो ईरान के इशारे पे चलते हैं, ईरान का ही अपना एक गैंग है, ऐसे समझिए। हालांकि वो एक बहुत पावरफुल कंप्लीट इंडिपेंडेंट आर्मी है। उसके पास ड्रोन से लेके मिसाइल तक तमाम टेक्नोलॉजी है, रॉकेट्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। वो हल्की पार्टी नहीं है। वही हूती इजराइल और अमेरिका के भी दुश्मन है, क्योंकि वहाँ जो बावल मंदेब वाला इलाका है या लाल सागर का इलाका है, वहाँ से आवाजाही कंट्रोल कौन कर रहा है? यही हूती कर रहे हैं। कौन? जो सऊदी अरब के दुश्मन है। सऊदी अरब इस वक्त फंसा हुआ है क्योंकि उसका दोनों तरफ का तेल बंद हो गया, हार्मुज वाला भी हो गया है और वहाँ वाला भी हो गया है। अब ये जब सिचुएशन बनती है तो असल टेंशन किसको हो रही है? सऊदी अरब को, इजराइल को और अमेरिका को। बाकी की टेंशन भी है, उनका माल भी नहीं जा पा रहा है, दुनिया की भी टेंशन है, तेल के दाम बढ़ रहे हैं, सारी बातें हैं। पर डायरेक्टली हिट ये हो रहे हैं क्योंकि सऊदी अरब अभी तक अपना तेल तो भेज पा रहा था ना लाल सागर से, अब उसका वहां से भी रुक गया है। अब ऐसे में ये तीनों का गठबंधन बन गया। अब पाकिस्तान के लिए कुछ नकारात्मक चीज़ें हैं तो सकारात्मक चीज़ें भी ईरान को लेके, जैसे ईरान के साथ इतना लंबा बॉर्डर वो शेयर करता है तो ईरान के साथ लंबा पंगा नहीं ले सकता। सऊदी के साथ भी यही है, क्योंकि जिस इलाके से बॉर्डर शेयर हो रहा है वो बलूचिस्तान का इलाका है और बलूचों का एक हिस्सा ईरान की सीमा के अंदर आता है। बलूचिस्तान दोनों तरफ है, जैसे हमारा कश्मीर है, कश्मीर तो खैर हमारे ही है, उनकी तरफ दबा हुआ है, तो वो बलूचिस्तान जो है वो भी आधा उधर है। तो ऐसे में बलूच विद्रोही किसी भी तरह से पाकिस्तान को अपनी सेना को वहाँ उतारने नहीं देंगे, तो एक नेचुरल सेफ्टी ईरान के पक्ष में है। पर फिर भी आज ग्राउंड ऑपरेशन होने की बात हो रही है। अमेरिका कह रहा है ग्राउंड ऑपरेशन हम नहीं कर पाएंगे क्योंकि हम हार्मुज में नहीं घुल सकते, उसने पूरे इंतज़ाम खड़े किए हुए हैं। लेकिन ये जो सीमा है पाकिस्तान वाली, ये सीमा ईरान के लिए कहीं ना कहीं थोड़ी वल्नरेबल हो जाती है। तो जो दुश्मन है सऊदी अरब अगर ईरान का रहता है तो पाकिस्तान की तरफ से भी खतरा हो सकता है ईरान को, और सऊदी अरब और पाकिस्तान दोनों अमेरिका के पिट्ठू हैं। तो क्या ये माना जाए कि ये लोग मिलकर ईरान को घेरने की कोशिश कर सकते हैं? हालांकि ईरान का सऊदी अरब से भी कारोबार है और पाकिस्तान के साथ भी बहुत सारे संबंध अच्छे हैं। तो इस पूरे के पूरे कॉम्बिनेशन में, इस पूरी की पूरी देखा जाए तो जो इक्वेशन बन रहे हैं, जो समीकरण बन रहा है, इस सब के बीच में एक सबसे बड़ी बात क्या हो रही है कि ये जो नया एक धड़ा खड़ा हो रहा है। अब देखिए, हूती कौन है? सुन्नी फोर्स है। ईरान कौन है? शिया फोर्स है। ईरान कौन है? शिया फोर्स है। लेबनान में हिजबुल्लाह भी शिया फोर्स है। इधर सऊदी, पाकिस्तान और टर्की, ये तीनों सुन्नी फोर्स हैं। तो अभी तो कुछ नहीं है, लेकिन क्या भविष्य में अमेरिका इसको इस शिया सुन्नी संघर्ष में बदलने की कोशिश करेगा कि ये सब ऐसे काबू नहीं आ रहे तो आपस में लड़ा दो? पर अभी अमेरिका की टेंशन दूसरी है। वो टेंशन ये है कि एक तरफ तो अमेरिका को यहाँ से निकाल ही दिया है। मैंने आपको बोला भी था अब शांति रहने वाली नहीं है। अब अगर ईरान ये बिल आ रहा है कि हम यहाँ से अमेरिका और इजराइल के जहाज़ नहीं जाने देंगे, तो मतलब एक प्रेशर तो है ही ना अमेरिका के ऊपर। और तब जब वो कह रहा है कि हम बातचीत कर रहे हैं, हमारी बातचीत चल रही है ईरान से, अब ईरान कह रहा है कि हमारी तो कोई बातचीत अमेरिका से नहीं चल रही है, तो ये मान रहे हैं लोग कि ओमान जो बातचीत कर रहा है ईरान से, वो बातचीत अमेरिका के माध्यम से ही हो रही है, जो भी हो रहा है। बहरहाल तो एक टेंशन है इजराइल के लिए, अमेरिका के लिए। तो अमेरिका ने एक नया काम शुरू किया।
अभी अमेरिका ने और इजराइल ने सीरियसली जो एरो एयर डिफेंस सिस्टम है ईरान का और इजराइल का, उसको मजबूत करना शुरू कर दिया है और वहाँ पर उन्होंने आज एक परीक्षण किया उधर। तो एरो एयर डिफेंस सिस्टम क्या है इसे समझ लीजिए। देखिए, जो थार्ड है और पैट्रियट है, ये दोनों एयर डिफेंस सिस्टम अमेरिका के हैं, ये वहाँ पर इजराइल में भी है, पर इनके गोला बारूद सब खत्म हो चुका है, आप जानते हैं, उनके पास बहुत कम है। तो पैट्रियट क्या होता है कि बहुत नज़दीक दुश्मन आ जाता है तब उसको पकड़ के गिरा के लिए बनाया गया है। थार्ड थोड़ा सा मिड रेंज वाले में, लेकिन सबसे एरो की जो खासियत है वो ये है कि अंतरिक्ष से भी दूर से मिसाइल कोई आ रही होती है, पहले उसको पकड़ के कैलकुलेट करके उसके डायरेक्शन को उसको गिरा लेना। अब ये अलग बात है कि ईरान की जो नई मिसाइलें हैं उनको कोई प्रेडिक्ट ही नहीं कर सकता कि किस दिशा में जाएंगी तो क्या पकड़ेगा। यहाँ तो ये ना, जाते जाते अचानक वो ऐसे हो जाती है। अब इनका जो सिस्टम वो ये है कि इन्होंने कैलकुलेट किया इस डायरेक्शन में जा रही है तो मैं यहाँ से लगाऊंगा तो इस जगह पे जाके यहाँ टकराएगी। ये इनके कंप्यूटर काम करते हैं एयर डिफेंस सिस्टम के। बहरहाल जो दूर से मिसाइलें आती हैं उनको रोकने के लिए एरो काम करता है। तो अब एरो को लेके अमेरिका हो गया गंभीर। क्यों? क्योंकि उसके अपने एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो कमज़ोर हो गए, उनकी हालत हो गई है ख़राब। तो वो इजराइल के एरो को स्ट्रॉन्ग करने में लग गया है, ज़्यादा से ज़्यादा उसके जितने हथियारों को मोबिलाइज कर रहा है कि भाई अभी मेरे पास नहीं है तो तेरे पास तो है। तो ऐसी स्थिति में एक चीज़ दिखाई देती है और वो ये है कि कहीं ऐसा ना हो कि अब मामला बढ़ जाए और ईरान स्ट्राइक करना शुरू कर दे इजराइल के ऊपर। अभी बाकी अरब देश जो हैं वो भी इजराइल से नाराज़ भी हैं और उससे दूरी भी बनाए रखना चाहते हैं, भले ही ऊपर से सही। उसकी वजह है क्योंकि जब समझौता हो गया, शांति समझौता हो गया, हमास के लीडर्स ने इस्तीफ़ा दे दिया, सारी चीज़ें शांत हो गई हैं, ऐसी हालत में फिर से वहाँ पर बेकसूर लोगों पे इजराइल ने मिसाइल गिराई हैं गाज़ा में। इसकी सारे अरब देशों ने संयुक्त रूप से निंदा की है, पर ये जो निंदा है ये एक अजीब सा कन्फ्यूजन पैदा करती है कि निंदा की है तो क्या हमला करोगे तुम उनके ऊपर? तो कहा जा रहा है कि नहीं, अभी तो डिप्लोमेसी के लेवल पे ही है, मतलब राजनाथ सिंह टाइप की कड़ी निंदा है। तो ऐसे में अभी जो सीन बन रहा है, जो मोटा मोटा लग रहा है, वो लग रहा है कि एक नेक्स्ट लेवल की अगली लड़ाई हो सकती है। इसकी तैयारी में अमेरिका लगा हुआ है। उसके तमंचे, बारूद, गोली कट्टे ख़त्म हो गए हैं, तो वो अब उनके गोले कट्टे बारूद को इजराइल के कह रहा है कि भाई आ जाओ, तुम्हारा भी इस्तेमाल कर लेते हैं, क्योंकि लंबी दूरी वाले वहाँ उसके ना तो गाज़ा में काम आने हैं, ना उसके हिजबुल्लाह के साथ काम आने हैं। वो ईरान से आने वाली मिसाइलों के ही काम के हैं, हूती से आने वाली मिसाइल के भी काम के हैं। हूती के पास भी है, उड़ा सकता है वहाँ पे। तो अब सिचुएशन ये हो गई है कि ईरान के सामने, ईरान ने हालांकि कड़ा रिएक्शन दिया है, अब एक समझदारी ये बचती है कि अभी फ़िलहाल वो हूती को शांत करे, सऊदी को शांत करे और ये लोग मिल के रहें। जब ये मिल के रहेंगे तो अमेरिका को अच्छी तरह से दबा पाएंगे। अगर ये अभी इस कन्फ्लिक्ट को रखते हैं तो इसका एक पहलू ये भी है कि एक दबाव बनता है, क्योंकि सऊदी जो है अब उसके ऊपर संकट आने का मतलब ये है, और दूसरा इजराइल और अमेरिका को ना घुसने देने का मतलब ये है कि ईरान दबाव बना रहा है। जो डोनाल्ड ट्रंप डायलॉग मार के दबाव बनाता है ना, मैं आज सभ्यता तबाह कर दूंगा, ये कर दूंगा, बिजली घर उड़ा दूंगा, पानी घर उड़ा दूंगा, वो सब करता है। वो सब काम ईरान ने इस तरह किया है कि मैं घुसने नहीं दूंगा तुमको, इजराइल को भी नहीं घुसने दूंगा, देखो मैंने लाल सागर से भी बंद कर दिया, और तुम्हारे चमचे सऊदी अरब का भी देखो बैंड बजा रहे हैं हम। मतलब एक प्रेशर है, सऊदी अरब भी प्रेशर में। तो अभी जो बातचीत होने वाली है उस बातचीत में हो सकता है ईरान इस प्रेशर का इस्तेमाल करे। अभी ईरान पूरा तरह से विन विन सिचुएशन में है और इस प्रेशर का इस्तेमाल करके वो दो चीज़ें जिन पे अभी विवाद बच गया है, बाकी पे तो हार मान ली डोनाल्ड ट्रंप ने, वो है हारमूज और हारमूज जलडम भूमध्य, और दूसरा आपका परमाणु वाला मामला। इनमें से किसी चीज़ पे भी वो ट्रंप को अभी झुकाने की कोशिश कर सकते हैं। तो अब ट्रंप धमकी दे रहे हैं युद्ध की, लेकिन यहाँ पर तो हालात ऐसे हैं कि वहाँ सऊदी अरब को भी मार सकता है। वो सऊदी अरब की सप्लाई बंद कर दी, क्योंकि सऊदी अरब इजराइल का दोस्त भी है एक तरह से देखा जाए तो, क्योंकि उन्होंने उसके साथ में किया हुआ अब्राहम अकॉर्ड।
तो इस पूरी सिचुएशन में मामला बड़ा टेढ़ा हो गया है, युद्ध की तरफ तेज़ी से मामला बढ़ रहा है। अब इतनी मार मारी है तो सऊदी अरब को हूती पे जवाबी हमला करना पड़ेगा। सऊदी अरब हूती पे जवाबी हमला करेगा तो वहाँ टेंशन बढ़ेगी तो बहुत सारी चीज़ें हो जाएंगी, और ये अब सऊदी अरब के हाथ में है कि वो किसी तरीके से ईरान को समझाए, मनाए। और ईरान जो है वो इस प्रेशर का फ़ायदा उठा के, डोनाल्ड ट्रंप चूँकि हर तरफ से प्रेशर में है, उनकी सारी पोल खुल चुकी हैं, एक एक चीज़ सामने है अमेरिका के, तो कोई एक रास्ता निकल आए। बहरहाल तेलों की आवाजाही बंद है, दाम आसमान पर हैं, हर तरफ से इस समय सिचुएशन गड़बड़ाई हुई है। और ये अलग बात है कि अब युद्ध लगातार चला जा रहा है तो लोगों को आदत पड़ गई है तो उस पर ज़्यादा चौंकते नहीं हैं, लेकिन आज की स्थिति सबसे ज़्यादा तनावपूर्ण है दुनिया के लिए, इंटरनेशनल ट्रेड के लिए। भले ही अमेरिका लड़ नहीं रहा है, भले ही ईरान इस वक्त हमले नहीं कर रहा है, पर चीज़ें जो हैं वो लगातार अमेरिका समर्पण की हालत वाली चुप्पी पे है, तो ये सब पे असर पड़ने वाला है। तो बेहतर ये होगा कि इसको किया जाए। और दूसरा, भारत का जो पहलू है, भारत को अब देखकर चलना पड़ेगा, क्योंकि पिछली बार जब हमने ऑपरेशन सिंदूर करने की कोशिश किया था तो टर्की से बहुत मदद मिली थी पाकिस्तान को। अब उसके साथ सऊदी भी है, और सऊदी के पास अमेरिका के दिए गए हथियार भी हैं। तो इस सिचुएशन को हम कैसे हैंडल करते हैं? अब दोगलापंथी से काम नहीं चलेगा। अब ईरान के साथ आपको खड़े रहना पड़ेगा, क्योंकि ईरान ही एक काउंटर फोर्स है जो पाकिस्तान को पीछे से लपेट सकती है, जैसा कि आपने अफ़गानिस्तान के साथ किया है। अफ़गानिस्तान, ईरान और भारत अगर मिल जाते हैं तो ये सऊदी वाउदी जिससे मिलना है मिल ले, हम सेफ रहेंगे। लेकिन अगर हमने ये समझदारी नहीं की, डोनाल्ड ट्रंप के चक्कर में ईरान से दूरी बनाए रखे, तो हमारे लिए दिक्कतें बढ़ सकती हैं। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो से आपको काफ़ी कन्फ्यूजन तो बहुत बड़ा होगा, लेकिन फिर भी एक क्लैरिटी आई होगी तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाए। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार, जय हिंद।